गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शंस के ऊपर कुछ लॉज हैं। ये बेटा एक्सपेरिमेंटल लॉज हैं, पहले एक्सपेरिमेंट किए फिर वहां से कंक्लूजन निकाले। ठीक है, मैं उस जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं थोड़े ठीक प्रैक्टिकली भी हम इसको बेटा लेबोरेटरी में करेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखो बेटा। यहाँ पर हमारे पास बेटा इस तरह के दो दो आइडेंटिकल वुड रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक ऑफ इक्वल वेट, जैसे ये ए है ये बी है। ठीक है, दोनों का वेट एम, मास एम है, तो वेट कितना बेटा इसका एम जी। वो तो नीचे की ओर होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ पर बेटा ये स्मूथ मतलब ये रफ एक टेबल है और इसके ऊपर एक पुली है बेटा ये। ठीक है, और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से हम ये जो हुक है इन दोनों ब्लॉक में लगी हुई है इससे कनेक्ट करेंगे और पुली में एक पैन लगा हुआ है, पैन में हम वेट डालेंगे। ठीक है, वेट डालेंगे बेटा तो स्ट्रिंग में खिंचाव आएगा, तो ये किसको खींचेगा, इन ब्लॉक को खींचेगा। और जैसे हम उतना वेट डालेंगे, जैसे ही उतना ही वेट डालेंगे बेटा, जब ये अपनी क्या होगा किस 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 लिमिट पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम लिमिट पे, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन पे, उसके बाद थोड़ा सा वेट डालेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा बेटा, मूव कर जाएगा। ठीक है, तो उतना वेट डालेंगे हम यहाँ पर। तो जैसे मान लो ये ब्लॉक ए है बेटा, इसमें हमने इसका वेट कैसे एक्ट कर रहे हैं, नीचे को वर्टिकली डाउनवर्ड और ऊपर को क्या मिलेगा बेटा, उस सरफेस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि इसके वेट के कारण टेबल को कंप्रेस करेगा, नीचे को डिप्रेस करेगा, धक्का देगा और इंटर्न्स जो टेबल है उसको ऊपर को पुश करेगा, जिसकी वजह से ऊपर को ये नॉर्मल रिएक्शन। अब आर जो है बेटा यहाँ पर क्या होगा, एम जी, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ना ही नीचे मूव करना ही ऊपर, तो आर किसके बराबर है, एम जी के बराबर। अब बेटा जैसे इसके अंदर वेट डाला तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर सरफेस में कौन सी फोर्स रोल प्ले करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो भी कौन सा, अगर ब्लॉक मूव नहीं करे तो स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमने लिमिटिंग तक मतलब इसमें हमने इतना वेट डाला बेटा कि ये अपनी कौन सी फ्रिक्शन किस तक पहुंच गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। उसके बाद थोड़ा सा वेट डालेंगे तो मूव कर देगा, लेकिन हमने सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन तक निकालना है। ठीक है, तो एम जी मान लो यहाँ पे एक वेट है, कोई भी तो वेट से पता लग जाए कि कितना वेट डाला है। जब एक ब्लॉक है तो उसके लिए जो वेट है वो देख लिया कि इतना है। ठीक, फिर उसके बाद क्या किया बेटा, जो ये दूसरा ब्लॉक है बी, उसको भी इस ए के ऊपर रख दिया। ठीक है, अब जो नीचे को वेट हो जाए कितना हो जाएगा बेटा, दोनों का mg था, अब कितना 2mg, और ऊपर को रिएक्शन कितना मिलेगा, जो पहले r था 2mg का उल्टा रिएक्शन मतलब 2r, इसको आप r डैश भी मान सकते हैं। जो ऊपर को इन दोनों का जो रिएक्शन मिलेगा r डैश, वो किसके बराबर है, इसके, क्योंकि r के लिए mg है तो इसके लिए कितना आएगा बेटा 2r, मतलब 2m r इज इक्वल टू, तो यहाँ पे r डैश किसके बराबर 2mg। ठीक, तो यहाँ पर देखा बेटा, जब इसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स मतलब जो वेट डाले, वो जो जितने ऊपर थे उससे डबल लगाने पड़े। जैसे मान लो ऊपर 100 ग्राम लगाया तो नीचे 200 ग्राम लगाना पड़े इसको मूव करवाने के लिए। ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा। ठीक है, या 1 किलो होगा ऊपर तो नीचे 2 किलो होगा, तब जाके ये कौन सी सिचुएशन में पहुंचेगा बेटा, इज मूविंग एट द वर्ज ऑफ ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। इसके बाद थोड़ा सा वेट डालेंगे तो वो मूव कर जाएगा। तो ये जो ये है, ये किसको मेजर कर बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का इधर को। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बेटा इसका वेट बढ़ा, रिएक्शन ज्यादा हुआ, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हुआ, तो अब इन ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी, तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इन दोनों से क्या पता चलता है कि अगर वेट बढ़ता है तो रिएक्शन बढ़ेगा, तो रिएक्शन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता है। तो ये बेटा हमारे नॉर्मल लाइफ में भी आप देखते हैं, कुर्सी को मूव करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है, वेट कम है तो रिएक्शन कम है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम। उसी का कम है, टेबल हो बेटा, तो टेबल को मूव करवाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी, अप्लाइड फोर्स क्यों ज्यादा लगानी पड़ेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो इन दोनों से कंक्लूजन निकाला कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन मतलब रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेट के ऊपर। ठीक है, वेट ज्यादा हो तो रिएक्शन भी ज्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, तो उसको मूव करवाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, जो अप्लाइड फोर्स की। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है बेटा ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर, और साथ में देखो बेटा, जिस तरफ हमने फोर्स अप्लाई की है, ऑब्जेक्ट भी कौन सी सिचुएशन में होगा, उसी तरफ को मूव करने की सिचुएशन में होगा जब लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंचेंगे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेकिन उस जिस तरफ वो ऑब्जेक्ट मूव करने की सिचुएशन में होगा, तो उसके जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा एक्ट करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दूसरा है बेटा,
कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है बेटा, इट इज ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ठीक है, ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा ही जिस तरह ऑब्जेक्ट मूव करने की सिचुएशन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फिर बेटा क्या किया उन्होंने, इस ब्लॉक को ऐसे कर दिया बेटा, अलग से रख दिया और इसको एक के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, अब देखो बेटा इसका वेट भी नीचे को mg, इसका भी mg, टोटल वेट कितना है 2 mg, और ऊपर को रिएक्शन r, इसका भी r, तो नेट रिएक्शन कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, जैसा इसमें 2r था रिएक्शन, इसमें भी उतना ही है। लेकिन बेटा इन्होंने देखा बेटा जो हमें अप्लाइड फोर्स लगानी पड़ी इधर को बिल्कुल उतनी, जैसे यहाँ पर मान लो 2 किलोग्राम, मान लो पहले इसमें 1 था, इसमें 2 किलोग्राम है, इसमें भी उतना ही फोर्स 2 किलोग्राम वेट रखना पड़ा। और वो ऑब्जेक्ट कौन सी सिचुएशन में पहुंच गया कि इज मूविंग एट द वर्ज ऑफ ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो इस तरफ को जो फ्रिक्शन होगा, कौन सा फ्रिक्शन होगा, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ध्यान दो, अब इन देखा जितना यहाँ था उतना ही वेट यहाँ रखना पड़ा, मतलब इसको मूव करवाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो अगर देखो इसमें भी रिएक्शन ऊपर को सेम था, इसमें भी रिएक्शन ऊपर को सेम है, रिएक्शन सेम है, लेकिन क्या चीज डिफरेंट है, देखो इसमें एरिया इतना सा कांटेक्ट में था, अब इसमें एरिया ये और ये, मतलब जितना पहले तो उसका डबल हो गया एरिया, लेकिन वेट के ऊपर जो उसको मूव करवाने के लिए जो फोर्स लगानी पड़ी वो बिल्कुल सेम जितनी ऊपर थी। इसका मतलब हुआ कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, प्रोवाइडेड अगर रिएक्शन क्या रहे, सेम रहे। ये तीसरा लॉ है बेटा, समझ गए। द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट या एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स सेम। क्लियर। फिर क्या किया बेटा, जैसे ये 2 ब्लॉक है, मान लो या एक ही मटेरियल के हैं, और एक सरफेस को स्मूथ बना दिया, एक को रफ रखा। फिर वैसे ही परफॉर्म किया बेटा कि पहले एक को डाला, स्मूथ वाले को डाला, फिर देखा कितना वेट डालना पड़ा उसको उस सिचुएशन में पहुंचने के लिए कि ऑब्जेक्ट मूव कर जाए। फिर रफ वाले को रखा तो वेट सेम रखा mg, लेकिन सरफेस की रफ रखा, तो इसमें थोड़ा रफ वाले में देखा कितना वेट रखना पड़ा उसको मूव करवाने के लिए, जस्ट मूव करवाने के लिए। तो देखा बेटा इन दोनों में डिफरेंट चाहिए। इसका मतलब कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस मतलब वेदर इट इज स्मूथ और रफ। फिर बेटा एक वुडन का लिए, एक मेटल का लिए सरफेस, लेकिन वेट सेम रखा, मतलब 2 ब्लॉक लिए, एक लकड़ी का दूसरा मेटल का या कोई और मटेरियल का, तो लेकिन फिर उनका और वेट सेम रखा mg। अब बेटा उसके लिए किया वैसे ही कैलकुलेट, तो देखा कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेसेस। जो सरफेसेस का नेचर है बेटा मटेरियल का, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेसेस, क्योंकि दोनों में डिफरेंट है, मेटल के लिए कुछ और आया और लकड़ी के लिए कुछ और आया, बेशक उनका वेट सेम था। तो मतलब जो force of limiting friction also depends upon the nature of the material of the surfaces and also nature of surface whether it is smooth or rough। तो ये बेटा यहाँ से कंक्लूजन निकाले, तो यही है हमारे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस। तो पता लग गया पहला लॉ क्या है बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस is between any two bodies in contact is directly proportional to normal reactions between them। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हमें पता R इज इक्वल टू mg, mg बढ़ेगा तो रिएक्शन बढ़ेगा, तो इसके कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, अब बेटा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच वन बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस। जैसे यहाँ पे जिस तरह का ऑब्जेक्ट जो है इज मूव, मतलब कौन सी सिचुएशन में वो मूव करने की सिचुएशन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। तो ये दूसरा है बेटा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अदर। और जो तीसरा है बेटा कि इसमें रिएक्शन सेम है लेकिन एरिया कम है, इसमें ज्यादा है, तो दोनों में जो फोर्स ऑफ वेट, दोनों में अप्लाइड फोर्स दोनों में सेम लगानी पड़ी। इसका मतलब कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग दोनों में सेम है। ठीक है, तो मतलब फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शंस बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट रिमेन सेम। अगर रिएक्शन सेम है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, वो सिर्फ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। रिएक्शन बढ़ेगा तो उसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, लेकिन एरिया के बढ़ने या घटने से फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया बेटा थर्ड। और जो फोर्थ है वही, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेसेस
जो सरफेस के नेचर, एक लकड़ी का मेटल का, उन दोनों के ऊपर, क्योंकि उन दोनों में फोर्स ऑफ अडहेशन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एंड आल्सो दियर स्टेट ऑफ पॉलिश, दियर स्टेट ऑफ पॉलिश मतलब नेचर ऑफ सरफेस बोल सकते हैं इसको हम। क्या बोल सकते हैं बेटा, नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस मतलब ब्रैकेट में ये भी स्मूथनेस और रफनेस, स्मूथनेस SMOOT स्मूथनेस एंड रफनेस। वेदर दे आर स्मूथ के लिए कुछ और होगा, रफ के लिए कुछ और होगा, ठीक है। तो ये थे बेटा, दीज आर द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये 4 लॉ हैं बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन के, तो इनको बेटा लर्न होंगे, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल तो ऐसे थोड़ा सा लेकिन ये बेटा ये ऐसे ही लर्न करने आपने। क्लियर हो गया बेटा, ओके। जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस, ठीक है। हमने बेटा पढ़ा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, पहला लॉ क्या बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन का, कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शंस, ठीक है। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। एंड F इज इक्वल टू, हम बेटा जो प्रोपोर्शनलिटी के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करते हैं, यहाँ पर हम म्यू यूज कर रहे हैं, म्यू आर। म्यू क्या है बेटा, इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस। क्योंकि यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन का यूज हो रहा है ना बेटा, तो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहां से बेटा म्यू कितना आ जाएगा, आर को इधर ले जाओ, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, ठीक है। तो यहां से बेटा हम डिफाइन कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आपने बेटा लिख लेना है, ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो बेटा, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस टू द नॉर्मल रिएक्शंस बिटवीन देम, जो भी दो सरफेसेस हैं उनके बीच में। तो पता लगे, दोबारा सुन लो बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट is defined as the, या is equal to the, is defined as the ratio of what, the force of limiting frictions and normal reactions between them। क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा जो म्यू है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर दिस म्यू, म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस डिपेंड्स, या सिंपली फ्रिक्शन डिपेंड्स। ये जो फ्रिक्शन है बेटा डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, जो दो सरफेस आपस में बेटा कांटेक्ट में, जैसे एक सरफेस है दूसरा ये, इन दो सरफेस, जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि स्मूथ और रफ है। ये कई बार गीला हो जाए ना बेटा सरफेस, तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो जाते हैं। तो वेट है, ड्राई है, ठीक है, जैसे बारिश होती है तो गाड़ियां थोड़ी कम स्पीड से चलानी पड़ती हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि बीच में क्या होता है बेटा, जो इरेगुलरिटीज होती हैं उनमें क्या भर जाता है बेटा, लिक्विड, और वो एक लुब्रिकेंट का काम करता है, इसकी वजह से गाड़ी स्किट हो जाती है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, मतलब नेचर ऑफ सरफेस में सब कुछ आ गया बेटा, स्मूथनेस, रफनेस, वेट है, ड्राई है, या पॉलिश्ड है, या नॉन पॉलिश्ड है, ठीक है। और साथ में नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेस, जो सरफेस आपसे कांटेक्ट उनके मटेरियल के ऊपर, नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल का है। और साथ में बेटा टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, जो दो सरफेसेस आपसे टेम्परेचर, उनके टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर के ऊपर कैसे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा तो जो या घटेगा, तो जो उन दोनों एक के मॉलिक्यूल्स और दूसरे के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ एडहेशन है उनमें भी चेंज आएगी, ठीक है। जब टेम्परेचर ज्यादा अमाउंट से चेंज करे, नॉर्मली चेंज करे तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बहुत चेंज आते हैं तब बेटा ज्यादा इफेक्ट करता है, तो ध्यान रखना। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, सॉरी टेम्परेचर ऑफ सरफेसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर है बेटा जिनके ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स करता है। नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट लिख लेते हैं हम, स्मूथनेस, रफनेस, वेट, ड्राई, पॉलिश्ड और नॉन पॉलिश्ड। साथ में दूसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, और टेम्परेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, जो आपने इन कांटेक्ट, ये भी लिखना इन कांटेक्ट, यहाँ पर भी इन कांटेक्ट, उनके टेम्परेचर सरफेसेस जो आपस में कांटेक्ट में, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर। अब ध्यान देना, ये तो था बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव कर जाए तो कौन सा फ्रिक्शन आता है बेटा, तो कौन सा काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, एफ की, ठीक है। तो जो म्यू है वो उसको हम कैसे बोल लिखेंगे, म्यू इक्वल टू एफ की जगह यूज करें
कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो फिर ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, अब ये भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए एल यूज कर लो ऐसे फिक्स के लिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। अगर ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव कर रहा हो तो उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो उसमें कौन सा है मतलब फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस फ्रिक्शन को भी क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कैसे डिफाइन करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को, वही सेम, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द, इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, मतलब रेशियो है इनका, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द फोर्स ऑफ टू द नॉर्मल रिएक्शन। और हमें पता है बेटा जो एफ के होता है थोड़ा सा लेस होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, इसको मैं बता चुका हूँ। तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देयरफॉर बेटा तो म्यू के भी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस। क्लियर? तो ये था बेटा लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस। ओके बेटा, थैंक यू।